रविवार को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चिंतन मंथन बैठक थी और वो भी मैराथन किस्म की बैठक। और उस बैठक से एक बात निकलकर सामने आई कि हर किसी ने इस बात को लेके शपथ खाई कि कार्यकर्ता का सम्मान अब अक्षुण्ण रहेगा, कार्यकर्ता का जलवा जलाल रहेगा, कार्यकर्ता के माथे का चंदन यथावत रहेगा, आदि आदि। कोई भावावेश में बोल गया कि संगठन ही सरकार, सरकार से बड़ा संगठन। कोई बोला सब कार्यकर्ताओं की बदौलत। किसी ने कहा कार्यकर्ता फ्रंट फुट पर खेलेंगे। किसी ने कहा मैं गारंटी देता हूं कार्यकर्ताओं का सम्मान अब अभी से शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा सम्मान हो जाएगा, आदि आदि। बात तो ठीक है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन गड़बड़ हुआ तो कार्यकर्ताओं की सुध आ गई सबको। लेकिन जो सब लोग वाचा भर रहे हैं, शपथ उठा रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं कि कार्यकर्ता ही मेरे हृदय में विराजमान है, और क्या बोलते हैं भाजपा वाले, देवतुल्य कार्यकर्ता है ये, देवतुल्य। तो एक मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ कि अगर आप जानते थे सब लोग मिलके कार्यकर्ता का अभिनंदन और सम्मान कैसे होता है तो अभी तक किया क्यों नहीं? भाई अभी तक क्यों नहीं किया? और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका क्रैश कोर्स कहां से करोगे कार्यकर्ता का सम्मान करने का? और तीसरी बात, वो मैकेनिज्म कोई नहीं बता रहा कि आखिर कल से ऐसा कौन सा बटन है जिसको भाजपा दबा देगी संगठन में और सरकार में, जिससे कार्यकर्ता वास्तव में देवतुल्य हो जाएगा और उसके जय जय होने लगेगी और सब लोग उसकी आरती उतारने लगेंगे। क्या करेंगे ये कोई नहीं बता रहा। कार्यकर्ता को जिनसे शिकायतें हैं, क्या वो लोग कार्यकर्ता के घर जाएंगे रोली चावल और आरती का दिया लेके? कलेक्टर हो, कप्तान हो, दरोगा हो, तहसीलदार हो, ये लोग क्या कल से भाजपा के कार्यकर्ताओं के निवास पर जाके उनसे भय प्रकट कृपाला दीनदयाला जैसी कोई स्तुति करेंगे? क्या करेंगे? कैसे होगा? और अगर आपको ये मंत्र मालूम था तो पहले क्यों नहीं साधा? अभी कार्यकर्ता भी हतप्रभ है, उसको भी लग रहा है इस बात, ये जो कहा जा रहा है मंच से, जो तुलसी का पत्ता और गंगाजल हाथ में लेके शपथ ली जा रही है, इन शपथों से कुछ होना जाना नहीं है। कार्यकर्ता को अभी भी ऐसा लग रहा, क्योंकि उसकी कसौटी थाना है, चौकी है, कोतवाली है, तहसील है, जिला अस्पताल है, पीडब्ल्यूडी है, जहां उसको लगे कि मेरी सरकार है, इसका एहसास। तो एहसास तो शासन से ही होगा, वरना क्षेत्रीय कार्यालय और जिला कार्यालय और शहर कार्यालय जाने भर से तो कार्यकर्ता का सम्मान सुरक्षित नहीं होता। शासन में क्या होगा ऐसा जिससे कार्यकर्ता को लगे कि हां भाई अब मजा आ गया? ये बड़ा प्रश्न है। और आप कल की बैठक देखकर मुझे लगा ये बुनियादी प्रश्न भी है, क्योंकि इसी बात पर जगत प्रकाश नड्डा ने भी जो जोर दिया, इसी पर योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया, इसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने जोर दिया, इसी पर ब्रजेश पाठक ने जोर दिया, इसी पर भूपेंद्र चौधरी ने जोर दिया, जो अध्यक्ष हैं संगठन के। तो अब आखिर क्या होगा नया उत्तर प्रदेश में? क्या रीति बदलेगी, क्या नीति बदलेगी, क्या व्यवहार बदलेगा, क्या आचार विचार बदलेगा, क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा और कहां तक बदलेगा? बड़े सवाल है। कार्यकर्ता जिन कारणों से पहले क्षुब्ध था या आहत है, वो कारण कैसे खत्म किए जाएंगे? वो बाधाएं कैसे हटेंगी? किसी ने कहा कि कार्यकर्ता को एहसास नहीं है, उसको वो फील नहीं आ रही है कि हमारी सरकार है। फिर फील कैसे दिलवाएंगे? फील दिलवाने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होगा और कहां तक फील आएगी? कैसी कैसी फील दी जाएगी? बड़े सवाल है और बुनियादी सवाल है।
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में समीक्षाओं के प्रयोगशाला में भटक रही, समीक्षाओं के प्रयोगशाला में यत्र तत्र सर्वत्र समीक्षा हो रही है। और ये कोई नहीं बता पा रहा कि समीक्षा से जो बिंदु निकल रहे हैं उनका निस्तारण कौन करेगा, कैसे करेगा। सबसे बड़ी बात यही है, शरीर में से बार बार खून लेके खून की जांच हो रही। अरे जांच तो ठीक है भाई, कितनी बार जांच करोगे, जांच के बाद जो समस्याएं आई उनका ट्रीटमेंट कैसे हो, इस पर भी तो चर्चा हो। तो अभी तो चिंतन बैठकें चल रही हैं, मंथन बैठकें चल रही हैं। हार के कारण मंडल से लेकर प्रदेश तक के स्तर पर सामने आ रहे हैं। उनका निस्तारण कैसे होगा, इस पर अभी कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं। हां, शिखर पर अपने अपने बाण और अपने अपने निशाने, ये और नया शुरू हो गया। ढूंढना था हार के कारणों को और उनको करना था दूर। उसके एवज में हो क्या गया, अपने अपने तीर, अपने अपने बाण और अपने अपने निशाने। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा देखिए इसको। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें भी हार के कारणों पर चर्चा हुई, चिंतन मंथन हुआ। लेकिन क्यों हारे, कौन जिम्मेदार, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। संघ से लेकर संगठन तक, संगठन से लेकर सरकार तक सभी लोकसभा चुनाव पर चिंता जताते रहे हैं। विपक्ष के नैरेटिव की काट न खोज पाने को बड़ा कारण बताते रहे हैं। ओबीसी और दलित वोट बैंक के खिसकने की कसक ने बीजेपी को भीतर तक हिला कर रख दिया है। लेकिन खिसके क्यों और इसका जिम्मेदार कौन, ये सवाल अभी तक शोर कर रहा है। और मैं मानता हूं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव के नतीजे अच्छे होते हैं तो भी, और जो कुछ कम अच्छे होते हैं तो भी वो अपनी समीक्षा भी करती है और सीखती भी है। और अब की सीखा ये है कि 2027 में कहीं कमी नहीं होगी और हम 2/3 से नहीं 3/4 से चुनाव जीतेंगे। प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में सीएम योगी के संदेश ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। उपचुनाव की डगर और 2027 के लिए सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को पावर बूस्टर देने की कोशिश की। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा, बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। वहीं बीते कुछ दिनों से और कुछ घटनाक्रमों से सोशल मीडिया और सियासी गलियारे में सरकार बनाम संगठन के संग्राम पर चर्चा जोरों पर है। इसकी चर्चा के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि मौर्य ने भरे मंच से कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल बाद मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है।
बहरहाल चुनाव परिणाम के बाद से बीजेपी में लगातार चिंतन मंथन तो चल रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं दिख रहा जिसकी कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे। कार्य समिति की बैठक में भी सबके तीर और सबके निशाने ही दिखाई दिए। सवाल यही है कि हार पर क्यों नहीं एक्शन? क्या बीजेपी में चल रहा सरकार बनाम संगठन मेहमानों साहब का परिचय कराएं और फिर इस बहस में चलें और ये समझने की कोशिश करें कि जिस वक्त बीजेपी में एकजुटता का प्रदर्शन होना चाहिए था, उस वक्त बीजेपी में बाण संधान क्यों हो रहा है एक दूसरे पर? बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब आप कमज़ोर स्थिति में हो तब एकता और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बहुत मजबूत हो तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी भाग लेंगे तो कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन जब इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो तो पथ्य और कुपथ्य का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मेहमानों से परिचय कराते हैं। संजय राणा हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा का स्वागत है। डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता के.बी. त्रिपाठी साहब का स्वागत है। आलोक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का बहुत स्वागत। संजय राणा, आपसे एक सवाल लूँगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूँगा। सब कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता ही देवतुल्य है, कोई देवतुल्य बता रहा, कोई किसी को तुल्य बता रहा, और जय जयकार हो रही। लग रहा है कि कार्यकर्ता गले में नौलखा हार डाल के मानेंगे, उससे पहले अब नहीं रुकेंगे कोई। हैं जिसको माइक मिल रहा है वो कह रहा है कि कार्यकर्ता ऐसा, और कार्यकर्ता देवतुल्य, और कार्यकर्ता वैकुंठ धाम। नहीं, और एटा में फरुखाबाद में जो सुन रहा है कार्यकर्ता, वो उसमें जा रहा है अर्धचेतन अवस्था में। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ होने क्या वाला है। डीएम, एसपी वगैरह, सांसद, विधायक मेरे घर आएंगे, थानेदार वगैरह हमको रिपोर्ट करेंगे, क्या होगा संजय राणा? क्योंकि कल हमने देखा नड्डा जी से लेके और भूपेंद्र चौधरी तक, जिसके पास जितने अच्छे शब्द थे उसने गंगा जल हाथ में लिया, तुलसी का पत्ता रखा, बोला मैं गारंटी देता हूं कार्यकर्ताओं के माथे का चंदन अभिनंदन हो जाएगा। ऐसे ऐसे डायलॉग मार दिए क्या? अब कार्यकर्ता देख रहा कि अभी दरोगा जी के पास गए तो भगा दिए थे डांट के, बोले 20 लाठी मारेंगे अगली बार आ गए तो। संजय राणा जी, तो क्या मसला क्या है? ये बरसात का असर है क्या? देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा की जाए तो भारतीय पार्टी के नेताओं के पास शब्दकोश की कमी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे वचन और प्रवचन अगर आपको सुनने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगोष्ठी में, गोष्ठी में, किसी भी कार्यकर्ता सम्मेलन में चले जाइए, इतने खूबसूरत शब्दों का उच्चारण होता है जैसे लगता है कि बस कल से हम तो सिरमौर हो गए, शहंशाह हो चुके हैं। लेकिन हकीकत जो जमीन पे है वो उलट है। देखिए, सबसे पहले संगठन में कार्यकर्ताओं में कोई तकलीफ नहीं, कार्यकर्ता बहुत अच्छे, संगठन बहुत अच्छा है। इनका जो नेता है, नेतृत्व है, उसको बदलने की जरूरत हमें ऐसा लगता हो गई है, क्योंकि वो अपने आप को जनता से और कार्यकर्ता से बड़ा समझने लग गया है। चाहे विधायक उठा लीजिए, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा लीजिए, चाहे आपके टीवी डिबेट में आते हुए प्रवक्ता उठा लीजिए, सबके सब सिर्फ चर्चा में बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पे शून्य है। आप ये बताइए, अगर आप समझा नहीं पा रहे जनता को अपनी बातें, प्रवक्ता हो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, इसका मतलब इनकी कमियां है। कार्यकर्ता तो अपना काम कर ही रहा है। और जहां तक शासन की बात हो रही है, वो तो निरंकुश है। शासन पे कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दी, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये दरोगा की हालत। ठीक है संजय राणा जी, अभी रुकना होगा। संजय राणा जी रुकना होगा। संजय राणा लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं क्या? हमारे जैसे नहीं है। व्यवहारिक सच कई बार विचित्र होता है। आलोक जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपना अनुभव कह दूं। जनरल परसेप्शन होता कोई सरकार रहे कि भाई विधायकों की नहीं सुनी जा रही, ठीक, भाजपा में ज़्यादा है। लेकिन मैं अपने अनुभव से और अपनी जानकारी से कह रहा हूं, जो लोग ज़मीन के प्लेयर हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, यहाँ बोल पाए ना बोल पाए, विधायक हो जाओ, सांसद हो जाओ, आपका मसला कोई नहीं रुकता। गुड्डू पप्पू की जब आप सिफारिश करते हो तो 10 में 5 मान लेते, 5 नहीं मानते, बस इतनी सी बात है क्या? आप कहीं प्लाट काट रहे हो, वहां थोड़ी ना रुकाई रुक हो रही है। संजय राणा, इस बात को समझो।
उनमें कहीं रोक नहीं। हाँ, आपकी सिफारिश करेंगे तो मान भी सकता, कलेक्टर नहीं भी मान सकता। क्यों? क्योंकि कलेक्टर भी भाई आघाया बैठा है। 10 तो आपने अपने काम करा लिए क्या, और 10 जनता के ठेल दिए, बोले ये कार्य देवतुल्य है। तो बोला फिर इन्हीं को पहले करा लेते जो देवतुल्य थे यार। मास्टर प्लान में हेर फेर करना है तो हो ही जाता कहने से विधायक सांसद के। कहां नहीं हो रहा बताओ? व्यक्तिगत काम कहां नहीं हो रहा विधायक सांसद का? मुझे उदाहरण दीजिए। हाँ, ट्रांसफार्मर के लिए आपने सड़क पर कभी धरना प्रदर्शन किया तो लग भी गया, कभी 10 दिन बाद लगा। आपने कोई ऐसा विधायक सांसद देखा क्या, किसी पार्टी का हो, संजय राणा, जो अपने 5 साल की कार्यकाल में गरीब हो गया हो? ना, 1000 गुना बड़ा हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सत्यनारायण स्वामी की कथा संपूर्ण, पंजीरी खाओ घर जाओ। इन बातों में कुछ रखा नहीं कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही, सांसदों की नहीं सुनी जा रही। अरे जब आपकी नहीं सुनी जा रही और आपकी तनख्वाह हमको मालूम है स्टेट बैंक में कितनी आती है, क्या फिर ये रौला चौला कैसे चल रहा है? ये कौन सा षड्यंत्र आपने सिद्ध किया है? 1000-2000 कप तो दिन में चाय चल रही है, अब बालूशाही और बर्फी और नमकीन अलग चल रहा है। 20-20 गाड़ियां आपके साथ चल रही हैं। ये कहां से पैसा आता भैया अगर आपकी चल नहीं रही तो? और ऐसा कहीं पैसे की कोई व्यवस्था है तो टीवी पे बता दो, पूरी जनता लाभान्वित हो जाए। इसलिए वो सबने, आलोक जी, सबने कहा, नड्डा जी से लेके भूपेन्द्र चौधरी तक ने, कि जो हो गई सो छोड़ो, बीती ताई बिसार दे। बोला अभी से कार्यकर्ता का सम्मान कोई भाई का लाल वो नहीं कर सकता और उसका सम्मान सर्वोच्च रहेगा। किसी मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा नुस्खा पता ही था कि हम जब चाहें तो कार्यकर्ता को देवतुल्य सम्मान दे सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं दिए? अगर नुस्खा पता था भाई, अगर पता है कि कब्ज है तो रात में त्रिफला खाना, तो पहले क्यों नहीं खाया? नहीं, अगर आप इतने ज्ञानी थे तो पहले खा लेना चाहिए था। गुनगुने पानी से सो जाते, सुबह ठीक हो जाता। नहीं, अगर नहीं खाया तो अब, और दूसरा बड़ा व्यवहारिक प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप तो सब लोगों से संपर्क रखते हैं, आप जरा पता करो कि हम लोगों के साथ क्या होगा। आप कार्यकर्ताओं ने पूछा, हमारा सम्मान कैसे देवतुल्य किया जाएगा? मतलब उनमें भी हिलोर मार रही है ना कार्यकर्ताओं में भी, कि भाई सारे बड़े लोगों ने कह दिया कि अब इनको देवता बनाना है और सावन आ भी रहा है, तो क्या होगा? आलोक जी, कोई तो मैकेनिज्म तैयार किया गया होगा कि भाई 75 जिले हैं और 2.5 करोड़ का कार्यकर्ता है, मान लीजिए 2 करोड़, तो इसको देवतुल्य कैसे बनाएंगे? अमिताभ भाई, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तेवर वाली, अलग कलेवर वाली पार्टी है। निश्चित रूप से आप जानते हैं, अच्छे तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो सियासत में आता है वो सबसे पहले देश के बारे में सोचता है, थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो संगठन के बारे में सोचता है, अगर बहुत और भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है तो अपने बारे में सोचता है। जो अपना घर फूंक करके तमाशा कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूंके आपने चलो हमारे साथ, तो भारतीय जनता पार्टी का यह परंपरा का हिस्सा है। बहुत सारी दूसरी पार्टियां आपने देखी होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इक्का दुक्का कहीं कोई दाग धब्बा किसी के ऊपर लग गया होगा तो लग गया होगा, लेकिन इतिहास जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रहा 2017 के पहले का, नेताओं का जो आपने बहुत सारा लंबा जो आपका मैंने सुना अभी, तो मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी के समय में कुछ इस तरीके के कलेवर के नेता हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के रंग वाले नेता नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। संगठन सबसे बड़ा है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं। कार्यकर्ताओं के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को आगे लेकर के चलते हैं, सत्ता में लेकर के जाते हैं, और सत्ता में जब हम पहुंचते हैं तो देश को, प्रदेश को बदलने का काम करते हैं। अगर एक अरसे बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, 35-36 साल बाद बनी है, तो कुछ ना कुछ काम तो हमने उत्तर प्रदेश में किया होगा। अगर आलोक जी एक मिनट आलोक जी, ठीक बिल्कुल किया होगा भाई, जनता ने वोट दिया तो किया होगा। एक प्रश्न और है मेरे दिमाग में, उसको भी जरा इनिशिएट कर दूं, उसको भी ओपन कर दूं, फिर जोशी जी और त्रिपाठी के पास जाऊं। केशव जी ने कहा कि भाई
मुझे नहीं पता ये बात का कोई तात्कालिक रेफरेंस क्या था, लेकिन उन्होंने उस पर विशिष्ट बल दिया और कहा मैं फिर कह रहा हूं फला 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 10 नाम लिए, बोले इन सब की मौजूदगी में कह रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ा है, था, है, रहेगा। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। ठीक बात है। मैं समझना ये चाह रहा हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं या समझ लीजिए सामान्य व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं भी सामान्य व्यक्ति हूं और सामान्य का रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं समझना चाह रहा हूं ये नियम लखनऊ के लिए ही है या दिल्ली में भी चलेगा कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं? जो केशव जी ने कहा कि था, है, रहेगा, सब कान खोल के सुन लें। यहां जितने बैठे हैं, देश विदेश के नेता जितने हैं प्रदेश के, और क्या क्या सब बताया उन्होंने। तो मैं कल रात से इसमें थोड़ा दिमाग लगा रहा, लेकिन लग नहीं पाया दिमाग। पहले मैंने पूछा, सोचा एक सुन लो, पहले मैंने सोचा किसी संघ के सहकार्यवाह को फोन करूं, उनसे समझूं, वो लोग गुणी लोग हैं। फिर मुझे कहा नहीं, भाजपा वाले से पूछेंगे, भाजपा का मामला, संघ वाले तो हाथ भी झाड़ लेंगे कि भाई अग्निहोत्री जी हमसे क्या लेना देना, उन्हीं से पूछो। तो मैं समझना चाह रहा हूं ये नियम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए इधर भी आएगा या लखनऊ तक का मामला है? आलोक जी, भाई उस सभा में मैं था, उस कार्य समिति की बैठक में तभी मैं था। आपसे बेहतर कौन बताएगा जब आप वहीं थे। जहां केशव जी ने ये लाइन बोली है जी, और मुझे लगता है कि एक लाइन उठा करके आप पूरे भाषण का एक हिस्सा था। और मुझे लगता है कि हर नेता का बात कहने का अपना तरीका होता है, अपना हर व्यक्ति का बात कहने का अपना तरीका होता है। वही बात उन्होंने कही है केशव जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का अंग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का विचार रहा है। हम मान के चलते हैं कि संगठन अगर हमारा मजबूत है तो सत्ता हम हासिल कर लेंगे। तो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता कि सत्ता मिल रही है कि सत्ता नहीं मिल रही है। संगठन मजबूत रहे, कार्यकर्ता मजबूत रहे, कार्यकर्ता आगे बढ़ के काम करें, देश को बदलने का काम करें, ये हमारी सोच का हिस्सा रहता है, ये हमारे विचार का हिस्सा रहता है। यही बात उन्होंने अपने तरीके से, अपने अंदाज में कही है, कोई नई सी बात उसमें नहीं कही है कि हमारे यहाँ संगठन मजबूत, हमारे यहाँ कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए और कार्यकर्ता प्रथम स्थान पर रहता है। सत्ता हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती, कार्यकर्ता हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है। अब बहस में जोशी जी और त्रिपाठी के पास जाऊँ, उससे पहले 2 बातें और कह दूँ। आज विषय अच्छा है और मौसम भी अच्छा है, तो अच्छे से बात हो जाए। एक बात जान लीजिए, ये सब सैद्धांतिक बातें हमने बहुत सुनाई क्या, कि हम देश को बदल रहे हैं, राष्ट्र को बदलने नहीं। जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया चुनाव आयोग के दफ्तर में, भैया आलोक बाबू, वो सत्ता के लिए कराया। 1500 पार्टियां हैं, आप अकेले नहीं क्या, और सब एक ही क्रियाकलाप में लगे हैं। ठीक, वाजपेयी जी को इनविटेशन मिला, ये फर्स्ट हैंड वाला अनुभव बता रहा हूँ, गूगल वाला नहीं। वाजपेयी जी को इनविटेशन मिला, अब पार्टी और संघ में चिंतन मनन बैठक शुरू हो गई। बोले भाई चिंतन बैठक करो, कि स्वीकार करे। संजय राणा सुन लीजिए, आपके आगे कभी काम आएगा रेफरेंस। बड़े बूढ़ों ने कहा कि ना जी हम तो देश बदलने आए, राष्ट्र बदलने आए, अभी बहुमत नहीं है, ऐसा वैसा। प्रमोद महाजन ने कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री का पद है, नगर पालिका के कारपोरेटर का नहीं। और अब तक 13 लोगों को ही ये अवसर मिला है भारत में। एक दिन सरकार रहे चाहे 1 घंटा सरकार रहे, भाजपा को सरकार बनानी चाहिए, अटल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ताकि हमारे काडर में मैसेज तो जाए कि हम भी सरकार बना सकते हैं क्या। इसलिए भैया जो भी आया है, मैं राहुल गांधी की बात भी नहीं मान सकता। अगर वो कहें कि मैं कैलाश में तपस्या करने निकला हूं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। आप कहो तो आप भी झूठ बोल रहे हैं क्या। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है चुनाव के लिए कराया है, वरना एनजीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। राष्ट्र निर्माण करना होता केवल तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन काफी था। जोशी जी की पार्टी अब कई बार बहक जाती है तो ऐसी बातें करने लगती है कि राष्ट्र निर्माण नहीं, भाई चुनाव निर्माण में लगे हो यार सब लोग। राष्ट्र निर्माण करना हो तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराओ, बच्चियों की शिक्षा का काम करो, कुछ और करो। खैर जोशी जी, मैं वही कि जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तब से मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं, और 2 विपरीत स्थितियां हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। अन्यथा आज का विषय आपसे और कांग्रेस से सीधे नहीं जुड़ता, लेकिन मैंने चूंकि 2 विपरीत स्थितियां देखी
आपकी सरकार में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कार्यकर्ता ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगता है। वो फाइल ही खींच लेता, कहता लो मैं दस्तखत कर दूं। क्या पता लगा कलेक्टर नीचे बैठा और जिला अध्यक्ष ऊपर है, युव जनसभा का वही दस्तखत किए दे, अलॉटमेंट किए दे रहा। ऐसा ना कहते, हमने ये थोड़ा हास्य में बता दिया, लेकिन ऐसा ही होते मैंने देखा जोशी जी। आपका एक उदाहरण दे दूंगा, मैं कोई बात नहीं हवा में थोड़ी कहता, लहजा मजाक का आज का है मूड मेरा, लेकिन मैं बता दूं उदाहरण। कमरा बंद करके तो अधिकारी पीटे हैं, बोले कमरा बंद करो, मार सटासट मार सटासट। क्या आईएएस आपके यहां ये समस्या और इनकी यहां उल्टी समस्या। क्या ये कहते दरोगा हमको घुसने नहीं दे रहा, कार्यकर्ता कहता तो फिर हम वोट क्यों देंगे, हम क्यों प्रचार करेंगे। इसका समाधान कैसे हो कि ना तो अधिकारी के टेटुआ पे चढ़ो है कि घेटू पकड़ लो, और ना ऐसा भी ना हो कि अधिकारी ने कार्यकर्ता को देखते भगा दे और अपमानित करे। जोशी जी नहीं, आपको उसकी वैक्सीन खोजनी है कि कार्यकर्ता मेज पे ना बैठ जाए, और इनको ये वैक्सीन खोजनी है कि कार्यकर्ता का अपमान नहीं हो। जोशी जी। अमिताभ जी, आज वैसे तो आज आपने विपक्ष के लिए कुछ रखा नहीं है, सारा तो मसाला आज आप ही खा गए। मैन ऑफ द मैच पहले ही आप हो गए, क्योंकि आप पुराने खिलाड़ी हैं, 30 साल से राजनीतिक जीवन में। अगर हम लोग हैं तो आप पत्रकारिता में हैं, तो आज अब विपक्ष का काम भी आप नहीं कर रहे। लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ, जितना मैं देख पाता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं देख पा रहा हूँ ये जो दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई थी, अब उसके बाद एक नई लड़ाई मैं भारतीय जनता पार्टी में देख पा रहा हूँ, वो है संगठन वर्सेस सरकार की लड़ाई। और ये सब जो स्थितियां बनती हैं वो बनती हैं जब चुनाव का परिणाम आ जाता है, उपचुनाव का परिणाम आ जाता है। तो इस तरह की जो शैली होती है सत्ताधारी पार्टी में, वो निश्चित तौर पे आती है कि कार्यकर्ता की याद आने लगती है। और कार्यकर्ता की याद आ रही है तो कार्यकर्ता जो समस्याएं बेसिक आपने बताया, थाने, चौकी, निगम, जहां भी उसके काम होते हैं, उससे परेशान तो है ही, साथ में एक चीज से अमिताभ जी परेशान है। वो चीज से परेशान है भारतीय जनता पार्टी में कि उसके जो घर में बेटा बैठा है या बेटी बैठी है, उसकी भी परीक्षा लीक हो रही है। उसके घर में भी पत्नी उसको बार बार महंगाई पे ताना टक, उससे भी भ्रष्टाचार की फीस 4 गुनी ज्यादा ली जा रही है। तो जब ये बातें होती है तो उसका मनोबल टूटा होता है कि अधिकारी उसके सुन नहीं रहते होते हैं, उसको ताने मार रहे होते हैं, घर वाले भी उसको ताने मान रहे होते हैं, तो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो जाती है। मैं इसको जितना मेरा एक छोटा सा 3 दशक का अनुभव है इतना समझ पाया। और आप आज आपने हमारे राजनीतिक दल के बारे में बात कही कि आपको भी वैक्सीन की जरूरत होती है, और आपने कहा कि इनको भी एक ऐसी वैक्सीन की, बिल्कुल न्याय संगत बात है, इफ एंड बट नहीं, बिल्कुल सीधी नकेल आपने कस दी है। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे दल में कार्यकर्ताओं का कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं या थोड़ा सा ज्यादा मनवाने लगते हैं। निश्चित तौर पे इस पे हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपके चैनल में स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ आपसे सीखने जी बिल्कुल ठीक बात है। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का वक्त था, तब अखिलेश जी ने एक किसी सवाल के जवाब में कहा कि आपको कुछ ऐसा मलाल है कि जो ना कर पाए हो इस चुनाव के दौरान। तो बोले हाँ, समय कम रहा तो हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कम दे पाए, उसकी जरूरत है। वो है क्योंकि आपके शासन में ब्यूरोक्रेसी त्राहिमाम कर जाती है, इनके शासन में कार्यकर्ता त्राहिमाम कर रहा है। दोनों एक्सट्रीम है, दोनों ठीक नहीं लोकतंत्र में ना। आपके यहाँ डर के मारे अधिकारी ऑफिस नहीं आता, कहता भैया युव जनसभा के वो अध्यक्ष जी बैठे, वो जाएं तो हम आए। ये भी समस्या है। खैर, केवी त्रिपाठी साहब। जी सर। भाजपा ने कहा कि विपक्षी दल भ्रम में न रहे, अगर हमारा कार्यकर्ता जाग गया और पूरी ताकत से लग गया तो जीवन भर के लिए विपक्षी दलों को सत्ता से दूर कर देगा। एक और दूसरी बात जो कही गई, जो भाजपा के अध्यक्ष ने कही प्रदेश के, कि कांग्रेस भस्मासुर है, और उन्होंने अखिलेश जी को सलाह दी कि आप सावधान रहो, ये आपको निगल जाएगी। मामला भस्मासुर तक चला गया भैया त्रिपाठी जी, नहीं? अमिताभ, अभी तो नवदुर्गा आई नहीं जी।
अमिताभ जी आपको प्रणाम और सभी साथी प्रवक्ताओं को प्रणाम। काफी भाई। आज आपके चैनल पे आप आया स्वास्थ्य कारणों से। आपने बिल्कुल सही कहा, कल जो कहा गया कि हमारा कार्यकर्ता जाग गया है, और उसका पहला एक उदाहरण मैं जिक्र कर देता हूं। गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि यूपी में भ्रष्टाचार, राजकोष की लूट, नौकरशाहों की साजिश, स्थितियां भयावह न बने इसके लिए जरूरी है सच को स्वीकार करे सरकार, उनका समाधान करे। जैसे ही कार्यकर्ता जागा ये स्टेटमेंट आज आ गया। मोती सिंह जी का उससे पहले आ चुका है, रमेश मिश्रा जी का स्टेटमेंट आ चुका है। निश्चित तौर पर आज भाजपा का कार्यकर्ता जाग गया है, चाहे आलोक जी से स्वीकारे या न स्वीकारे, और वो खुलेआम कह रहा है कि इतना भ्रष्टाचार अपने राजनीतिक जीवन में हमने कभी नहीं देखा। जब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो जाएगी, आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी बंद हो जाएगी, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे सरकार कोई जिक्र नहीं करेगी। चिंतन बैठक में क्या ये मुद्दे नहीं हो सकते थे कि इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए? लेकिन जब आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहेंगे, जीवन की समस्याओं से रेत में गर्दन छुपा के बचने की कोशिश करते रहेंगे, पुलिस भर्ती की तारीख घोषित नहीं करेंगे, आरओ की तारीख नहीं घोषित करेंगे, तो आपका यही हाल होगा। इसके लिए चाहे देवतुल्य कार्यकर्ता को तिलक माला, चाहे जो कर लो आप, चाहे संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य और लड़ाई खोजते रहो, लेकिन जब तक आप जीवन की समस्याओं को नहीं सुनेंगे। मैं आज कहता हूं, जो कार्यकर्ताओं वाली बात हो रही थी, हमारे साथी जोशी साहब ने बड़े संजीदगी से कहा कि हाँ कुछ ऐसा होता है। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि किसी का नाम लेकर ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी जी के लिए कहा कि ट्रोल कमजोर की पहचान है, ताकतवर की नहीं। राहुल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, हम लोग मुद्दे की राजनीति करें और मुद्दों पे अपना काम करें, और कांग्रेस आज ये काम बखूबी कर रही है। इंडिया वो तो सब ठीक है त्रिपाठी जी, अरे सब ठीक है। वो भाई भाजपा अखिलेश जी से कह रही है कि आप सावधान रहो, कांग्रेस आपको निगल जाएगी, ये मसला है। इस पे आप नहीं बोले, बाकी सब पे बोल दिए। मुझे बोलो नहीं अमिताभ जी, मैं इस पे बोल रहा हूँ कि कतई ऐसा नहीं है। नहीं निकलेंगे ना, आपको पता है कि उससे अपना गिलास अलग रखो, निगला निगली नहीं, ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन उनको भस्मासुर बन के निगल लेगा, ये उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन में किसी तरह जोशी जी एक छोटी सी टिप्पणी आप भी करते हो, चूंकि आपके नेता के लिए कहा है इसलिए आपसे कर लो, फिर मैं संजय राणा के पास चलूंगा। बीजेपी को अखिलेश जी की इतनी चिंता है, सोचिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ तो है नहीं। अब मुलायम सिंह जी के कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन केयर तो है अखिलेश जी की। अखिलेश जी की ही केयर तो करती है बीजेपी। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो डिवाइड एंड रूल से शुरू होता है, इसी पे परिपाटी पे ये चलती है। इनको याद कर रहे हैं, इन्हीं के एक पुराने साथी हैं, वो ढूंढ रहे हैं, इनको बहुत बुरी तरह से लगे हुए हैं। मुकेश साहनी साहब, वो भस्मासुर बन गई थी भाजपा उनके लिए, उनके 4 में से 3 विधायक इन्होंने तोड़ दिए तब जब वो इनके साथ खड़े थे। तो देश जानता है, प्रदेश जानता है कि भस्मासुर कौन है। भारतीय जनता पार्टी असली भस्मासुर है। इसलिए इनसे कहते हैं कि अपनी चिंता कर ले, अपने आप को नया दल ढूंढ ले जिसको ये तोड़ने की स्कीम अमित शाह जी बना चुके जोशी जी एक मिनट। लेकिन कल बीजेपी के मंच से कहा गया कि हम भतीजे से कहना चाहेंगे कि आंख खोली रखो, कांग्रेस भस्मासुर है। अब इतना लाड़, इतना दुलार नहीं, आपकी केयर तो कर ही रही है इस मौसम में भी। अमिताभ जी, हम कह रहे हैं ना, ये डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी है, ये इनका इतिहास ही यहाँ से शुरू होता है। ये समाज को तोड़ेंगे, धर्म को तोड़ेंगे, लोगों को तोड़ेंगे, पार्टियों को तोड़ेंगे, ये तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी विचारधारा ही नेगेटिव पॉलिटिक्स। जोशी जी मान लेते। खैर मैं तो कहूँगा आज के दौर में जब ये आदमी को जली कटी सुना रहा, उस दौर में अगर इतना लाड़ प्यार दुलार है तो अच्छी बात है, इसमें कौन बुरी बात है। वो भतीजा बोल ले तो अच्छी बात है। मुलायम सिंह जी उस प्रदेश के 50 साल नेता रहे, उस भाव में बोल दिया होगा, दुलार में, ठीक है। और रिश्ता नाता ना सही, कम से कम दुआ सलाम तो होती रहती राजनीति में। और जो बड़े मुकाम पा जाते हैं राजनीति में जोशी जी, उनका एक अलग भी रिश्ता बन जाता है जिसकी चर्चा टीवी पर नहीं होती है। त्रिपाठी जी जान रहे हो, सबसे पुरानी पार्टी के आदमी, वो जानते हैं सिस्टम को। इतना भी होना चाहिए, हम लोग पॉलिटिकल वही कह रहे त्रिपाठी जी जानते हैं, वो सब सैकड़ा पार वाली पार्टी के, वो जानते हैं खेल कांटा कहाँ होता है, किसका टेलीफोन कहाँ, कैसे क्या घंटी बजती है, रिंगटोन ही अलग होती है, उस चक्कर में ना पड़ो। वो ठीक है, चलने दीजिए। हाँ, मंच अलग होता है और
ड्राइंग रूम अलग होता है। संजय राणा गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल और सही। कार्यकर्ता इतना भावुक होता है, वो मंच पर नेता की बात सुन के कम कुर्ता फोल्ड करके लठ लेके निकल जाता है, फिर थाने में बंद हो जाता है। क्या बाप फिर घर मकान गिरवी रख के जमानत कराते हैं? क्या उसको लगता है नहीं भैया ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, क्या ताऊ ने कह दिया, और पता लगा चाचा ताऊ बहू भैया रात में एक ही साथ अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और रसमलाई खा रहे हैं। बोले ठीक है। नहीं राणा भाई जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने एकदम सही कहा है कि नेताओं के चाहे मंच पे जो भाषण देते हैं ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंदी हैं। आप देख लीजिए, भर भर के 2 दिन पहले तक, 2 दिन से पहले आपने पूरा इलेक्शन देखा होगा, भर भर के उद्योगपतियों को लोग गाली दे रहे थे, उसी उद्योगपति को गाली दे रहे थे और खुद पूरा परिवार समेत वहीं पर समर्पित होकर के मुस्कुरा रहे थे। तो इसको क्या बोला जाएगा? तो ये राजनीति में चलती रहती है, राजनीति अलग है भाई। एक एक घर से 8-8 लोग गए। हमारे यहाँ फर्रुखाबाद पुराने दौर में होता था कि भाई चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा न्योता होता था। क्या ऐसे न्योते में गए 8-8 लोग? बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी के ले लीजिए, चाहे आरजेडी के ले लीजिए, सारे लोग वहां पे एकत्रित थे, चाहे कांग्रेस के ले लीजिए। इसमें कोई बुरा बोलने वाली बात नहीं है कि भाई ठीक है, अपने उनके रिलेशन है, मंच पे गाली दे रहे, लेकिन आम जनता के को कितना भ्रमित किया गया, उनको गाली दे करके और खुद जाकर के बढ़िया मलाई और कोफ्ता खा रहे थे वहां पे। तो ये चलता रहेगा। देखिए ऐसा है कि सबकी बातें बड़े ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था। देखिए सब लोग ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे, तो अगर मैं बोलूं आरएसएस नो डाउट राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है, निस्वार्थ कर रहा है, झोला लेके अपने कार्यकर्ताओं के सोता है, वहीं पे झोला लेके खाता है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये बोले कि राष्ट्र निर्माण के लिए बात काम कर रहे हैं, तो ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं। देखिए जो दुर्दशा हुई है भारतीय जनता पार्टी के समय प्रदेश हो चाहे देशव्यापी हो, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये नेतृत्व है, ये लीडरशिप है, लीडरशिप नहीं बोलूंगा, ये जो नेता है कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। ये कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, आम जनता से सीधे मुंह नहीं बात करते हैं, अपने आप को मोदी से ऊपर समझ लिए हैं, मोदी तो इनसे नीचे है, लगता है मोदी काम करेगा और ये बैठ के खाएंगे। आप अमिताभ जी देख लीजिए, कोई भी स्कीम आई हो, बोलते हैं आरक्षण हटाने की बात हुई है, तो आरक्षण हटाने पर अगर चर्चा हुई है, आप जनता को समझाने में कहीं फेल हो गए। इतना बड़ा संगठन 17 करोड़ लोग हैं और आप 8 करोड़ 24 करोड़ लोगों को समझा नहीं पाए, तो समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं। और आज भी जो चिंतन और मनन चल रहा है, जो शिविर चल रहा है, ये पिछले महीने में चला था, लेकिन शिविर चलाने से नहीं होगा। एक राणा जी पड़ेगा। एक बात पूछनी फिर आगे चलूं कि ये जो केशव जी ने थीसिस दी है कि भाई संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा, ये पैन इंडिया थ्योरी है, ये सेक्टोरियल है? नहीं, ये ना ये सिर्फ लखनऊ तक सीमित है? क्योंकि अगर पता दिल्ली, ये सिर्फ लखनऊ तक सीमित है, जैसे ही दिल्ली पहुंचे। अच्छा, नड्डा जी के लिए नहीं है? ना दिल्ली में तो पहुंच ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है इनकी नौकरी चली जाएगी, कल से नेता नहीं रहेंगे, भूतपूर्व नेता हो जाएंगे। तो ये जो संगठन में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अंतर्द्वंद चल रहा है आपस के नेताओं में। आपको पता है किसके बीच किसका चल रहा है, कौन कहां से डायरेक्ट हो रहा है, कौन कैसे काम करवा रहा है, तो दिल्ली तक नहीं आएगा। नोएडा बॉर्डर पे खत्म हो जाता है सारा संगठन, बड़ा नोएडा बॉर्डर पे खत्म। दिल्ली में संगठन नहीं बड़ा, नेता बड़ा, प्रधानमंत्री बड़े, बाकी मंत्रीगण बड़े, सब लोग बड़े हैं, बाकी कार्यकर्ता छोटा है। तो वो दिल्ली में नहीं लागू होता है, ये सिर्फ नोएडा तक लागू होता है। नोएडा के बाहर साहब दूसरा रणनीति लागू हो जाती है, और इसको बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। यही कारण है कि आज के दिन में इस पार्टी का ये पतन हो रहा है। जो पार्टी इतने बहुमत नंबर से आगे आई थी और तकरीबन 300 प्लस सीट से जाना चाहिए था, उसको 240 सीट मिली। कहीं ना कहीं आपसी अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं उसको इस पार्टी को इस तरह पे पहुंचा दिया है। तो देखिए हम तो कहते हैं सिंपल, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, समाजवादी को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने काम कीजिए, जनता के बारे में सोचिए, जनता तक बातें पहुंचाइए। आप एयर कंडीशन के नेता मत बने रहिए जो आप बने हुए हैं। आप एयर कंडीशन के नेता जब बने रहेंगे तो ऐसा ठीक है राणा जी, ठीक है। आलोक वर्मा जी, अगर 17 करोड़ आपके लिखत पढ़त में देवतुल्य हैं, ठीक, अब एक देवतुल्य अगर 3 को भी समझाता, क्या तो 17 में गुणे 3 कर लीजिए, कितना हो गया? 50-55 करोड़ हो गया। ठीक, एक चुनाव नहीं कई चुनाव जीत जाते आप, तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं था। नहीं भाई, 17 करोड़ देवतुल्य आपके पास थे,
एक को 3 की जिम्मेदारी दे देते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, ये 3 लोगों को समझा दे। 50 करोड़ का तो मार फिर ऐसा हो जाता कि आपकी 400 सीट आती। ये इसका मतलब है देवतुल्य ने कहीं ना कहीं रजाई लेके ना सही चादर लेके तो सोया फिर। आलोक जी, अच्छा नेता इस भ्रम में रहे कि हमें क्या करना, मोदी जिताएंगे, योगी जिताएंगे, हमको क्या करना, और रैली का खर्चा पार्टी देगी, और रैली में बांस बल्ली फूल जो है आलोक वर्मा जी जुटाएंगे माइक आइक। क्या हमें तो बस खड़ा हो जाना मोदी जी के साथ ऐसे हाथ जोड़ के। क्या जनता ने करना, मोदी ठीक, योगी ठीक, तुम ठीक नहीं, तुम्हें नहीं वोट देंगे। आलोक जी, देवतुल्य ने भी मेरे ख्याल से कहा कि योगी के लिए जिंदाबाद बोलेंगे, मोदी के लिए बोलेंगे, सांसद जी तुम्हारे लिए नहीं बोलेंगे। तो लटक गए, त्रिशंकु हो गए, ऊपर से उड़ लिए, ऊपर जाने को नहीं मिला, बीच में अटक गए। आलोक जी, अमिताभ भाई, जब आप युद्ध में होते हैं या चुनावी युद्ध में होते हैं तो कभी गफलत भी हो जाया करती है। उत्तर प्रदेश में हम मानते हैं कि हम थोड़ी गफलत के शिकार हो गए। हमने 400 पार कहा और हमारे विरोधियों को मौका मिल गया कि वो गांव-गांव जाएं और लोगों को कहें कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है क्योंकि वो संविधान बदल रहे, जबकि ये तो उनके माथे पर था। 80-90 बार वो सरकार बदल चुके हैं। कांग्रेस की सरकार जो है, ऐसी सरकारों को उन्होंने ढहा दिया जो जनता के वोट से आगे बढ़ी है। बहरहाल वो बीती बात हो गई। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हमारा इतिहास उत्तर प्रदेश में शानदार रहा है। चाहे वो 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, 2017 में भी ऐसा ही कुछ समीकरण था। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी साथ साथ निकल रहे थे। उस समय भी अखिलेश यादव जी की सरकार गई हुई थी और राहुल गांधी जी खाट सभाएं निकाल रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हमको जिताया। 2022 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, जब समाजवादी पार्टी बसपा के साथ थी, तब भी हमने शानदार जीत हासिल की। कोई नगर निगम का चुनाव हो, शहरी चुनाव हो, गंवी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करती रही। इस बार निश्चित रूप से थोड़ा सा गफलत का शिकार हुए हम। 8-8.5% वोट हमारे कम हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता का उत्साह और हमारी नीतियां उनमें कहीं कोई दोष नहीं है। हमने जो काम किया है उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए, योगी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो शानदार काम किया है, मुझे लगता है कि इसीलिए केंद्र में एक बार फिर से एक सरकार आई है। 3 बार सरकार आई है, तीसरी बार सरकार आई है। नेहरू जी के बाद तीसरी बार एक कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे देश की जनता ने चुना है। तो मुझे लगता है बहुत हताश होने की उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी हमारे मुख्य विपक्षी दल रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी चिंता हम करते रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकारिणी की बैठक थी, वो उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी। समाजवादी पार्टी हमारे सामने रही है तो उनसे एक खास रिश्ता रहा है। राहुल गांधी जी तो युवराज हैं, कभी कभी निकल करके दिल्ली से आते हैं, तो थोड़ी सी सलाह उनको हमने दे दी कि भैया थोड़ा संभल के रहिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है। और उनको इतिहास भी हमने बता दिया कि जहां जहां वो हमारे सामने रहे, टिके नहीं। थोड़ा बहुत जो उभर के आज राहुल गांधी संविधान की बार बार पुस्तिका लेके गली गली नगरी नगरी जा रहे हैं, वो अपने दम पे नहीं जा रहे, वो आपके कंधे पे आलोक भाई, ठीक है, निकल के आ ठीक है आलोक भाई, रुक रहा हूँ, जोशी जी के पास चलूं। जोशी जी, भाजपा जब ये कहती है कि थोड़ी गफलत हो गई और हम वो संविधान बदल लेंगे भाजपा वाले, इसका हम थोड़ा खंडन कम कर पाए एक तर्क, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। क्या इस तर्क का कोई आधार नहीं, ये अमूर्त चीज है। नहीं, 17 करोड़ आपके पास देवतुल्य थे। 3 आदमी को एक आदमी समझाता तो 51 करोड़ लोगों को समझा लेते, उतना तो वोट नहीं चाहिए 400 सीट जीतने के लिए भी। एक जैसे मैं आपकी पार्टी जब सरकार से गई तो आपकी पार्टी ने कहा कि हम अपने विकास के कामों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए, तो मैंने इस बात का भी उतना ही रूथलेसली खंडन किया था जितना रूथलेसली मैं आज बीजेपी के इस बात का खंडन करता हूं कि हम थोड़ा पहुंचा नहीं पाए। क्यों भाई, आप मनरेगा में काम कर रहे थे, उधर व्यस्त थे, क्यों नहीं पहुंचा पाए? और विकास, जो विकास ढिंडोरा पीटना पड़े इसका मतलब विकास नहीं। आपने पुल बनाया, आपने यूनिवर्सिटी बनाई, अस्पताल बनाया, वो तो आंखों से दिख रहा है नहीं। फिर उसका ये क्या बात हुई कि प्रचार नहीं कर पाए। राजनीतिक दल जब भी हारते हैं या कमजोर प्रदर्शन करते हैं,
जोशी जी, आप तो प्रोफेसर हैं, वो ऐसी कमजोर दलीलें क्यों लाते हैं अपने प्रदर्शन के बचाव में? राजनीतिक दलों के पास दूसरा कोई काम नहीं सिवाय राजनीति करने के, नहीं, फुल टाइम जॉब है। क्यों नहीं समझा पाए जनता को? जोशी जी देखिए, अभी हमारे जो साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये कह रहे थे कि 400 जो का नारा लेकर चले थे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, इनके लेके पड़े, और संविधान बदलने की बात लेकर हम लोग चले थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे साथी, मेरठ के आपके सांसद तो ढोल बजा रहे थे अरुण गोविल जी कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है। आपके कर्नाटक के जो सांसद थे वो ढोल बजा रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें हेगड़े साहब कह रहे थे कि हमें तो क्या कहते हैं संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीटें चाहिए। ये विपक्षियों पे काहे को वो कर रहे हो? ये तो ढोल आप लोगों ने बजाया था। 400 सीट का नारा लगा के मोदी जी का 56 इंच का सीधा 112 का हो गया था, योगी जी का भी हो गया था सीना भारी, बड़ा सीने भारी में चल रहे थे दोनों लोग। आप लोग 400 सीटें पार चाहिए, और आपके बची का सीट का सर और अरुण गोविल और ऐसे जो सांसद थे हेगड़े साहब जैसे, वो बता रहे थे हमने क्या काम करा है। हम तो केवल एक लड़ाई लड़ते हैं अमिताभ जी, हमारी लड़ाई पहले दिन से स्पष्ट है। हम लोग, हमारे नेता ने जो सूत्र दिया है, ना इधर ना उधर, हम लोग तो पीडीए प्लस इंडिया के साथ थे, है और रहेंगे, यही हमारी लाइन रहेगी। इसी से भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे की रौनक है, चाहे हमारे प्रवक्ता साथी की रौनक हो, चाहे वो इनके माननीय मोदी जी की रौनक हो या योगी जी की रौनक है, वो खत्म इसी से हुई है। ये केवल एक ही सूत्र है जिस पे हाथ आए हैं, और ये भी हम अपनी असफलता से भाग नहीं रहे अमिताभ जी, तो पता मैं और आप भागते नहीं है। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, चाहे 17 में, 19 में, 22 में हमारी जो हार हुई है उसको हमने स्वीकार करा है। हमारी कमियां रही, तभी हम हारे। ठीक है जोशी जी, ठीक है, जो विजय का सूत्र है उसको तो मानना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। जोशी जी ठीक है, मुझे नहीं पता कि भाजपा के प्रवक्ता का, वक्ता का, नेता का चेहरा क्यों उतरा है कि नहीं उतरा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये आंकड़ा जरूर पता है कि 1984 के बाद कांग्रेस ने कभी 272 नहीं पाए, और 3 बार मिठाई बांट के, फुलझड़ी जला के सरकार बनाई। क्या भांगड़ा करके बनाई कि नहीं बनाई? देवी गौड़ा 272 लाए थे, गुजराल ये तो तब भी 240 हैं। जनता दल तो 46 में सरकार बना लिया था, वो भी मिठाई बांटा था। नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बीजेपी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हार गई। 240 सीट जीतना कांग्रेस को कहां नसीब हुआ 84 की बात से? त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा? सीट कोई ऐसा थोड़ी नहीं चना मुरमुरा के तुलवा लिया ठेली से। भाई आपने 3 बार सरकारें चलाई, 2 बार मनमोहन सिंह, 1 बार नरसिंह राव जी। भगवान का नाम लो, बहुमत 2 गज दूर रहा, बोले ठीक है, लेकिन फिर भी केक काटो, मिठाई बांटो और भांगड़ा पाओ। नहीं भाई, आप तो 200 के अंदर पर भी बनाए हो सरकार। त्रिपाठी जी, मुझे नहीं लगता 240 को ऐसा है कि जिसमें शोक मनाया जाए और 13 दिन का शोक रखा जाए। नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण देखने की जरूरत है। कोई व्यक्ति जो जैविक रूप से जन्म नहीं लिया है, जो व्यक्ति ईश्वर से सीधी बातचीत करता है, उसके लिए फिर ये आंकड़ा बहुत छोटा है। उसके लिए तो 272 पार होना ही चाहिए, नहीं तो उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है। खुद कहा है प्रधानमंत्री जी ने, हम लोग जब टीवी डिबेट में महामानव कहते थे तो भाजपा प्रवक्ता आपत्ति करते थे। उन्होंने खुद बताया कि नहीं साहब, मेरा कोई जैविक संबंध नहीं है, और मुझे तो ये लगता है परमात्मा से मेरी सीधी बात होती है। वो तो 540 लेके नहीं आए, ये गनीमत है। अगर जो भगवान से सीधी बात होती थी तो फिर तो 540 पे मामला रुकना चाहिए था, और यही कोशिश थी उनकी, लेकिन वो सफल नहीं होने दी इस देश की जनता ने। निश्चित तौर पर मैं ये स्वीकार करता हूं कि विपक्षी दलों की कुछ कमियां रही होंगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद भरी नजर से इस देश की जनता ने देखा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का शासन उन विपक्षी पार्टियों के शासन से भी गया बीता साबित हो रहा है। युवा परेशान है, हर आदमी परेशान है।
तो ये तो अमिताभ जी अभी एक जी, सिर्फ झांकी है 240 जी। अभी देखिएगा जो उपचुनाव का परिणाम आया है, 2 सीट पे सिमटे 13 में, अभी 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, परिणाम देखिएगा। ठीक है तिवारी जी, हमको भी इंतजार है उसका, आपको भी है। ठीक है संजय राणा, चूंकि हम और आप दो ही लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी से नहीं है यहाँ, मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि आपने कहीं ऐसा कुछ पढ़ा कि पंडित जी की सरकार से लेके और नरेंद्र मोदी की सरकार तक भारत का पूरा इतिहास सरकारों का, उसमें कभी जनता ने इस बात के लड्डू बांटे हों कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, बोले सब कष्ट मिट गए, सब समस्याएं दूर हो गई, क्या बोले गंगा नहा लिए, क्या घर से बुला बुला के नौकरी दे रहे हैं लड़कों को पकड़ पकड़ के, लड़का कह रहा ना बोले ना कलेक्टर बनो, अच्छा चलो तहसीलदार आओ, अंदर आओ। कभी ऐसा आपने मौसम देखा या दुनिया के किसी देश में ऐसा संभव है क्या? अमिताभ जी बिल्कुल ऐसा ना मैंने देखा है, ना ही ऐसा पढ़ा है, ना ऐसा संभव है। जहां तक चर्चा हो रही थी कि आंकड़ों की, तो अगर आंकड़ों पे भी अगर हम चले जाए तो हम तो गेहूं लोन में लेते थे, इतने मतलब अब उस पर हम जाए तो लोगों को बुरा लग जाएगा, गेहूं लोन में लेते थे, तो जमाना पंडित जी का था। जहां तक बात हो रही थी बेरोजगारी की, महंगाई जी, ट्रेड देखेंगे तो आज सबसे नो डाउट 20 और 21 में ज्यादा हो गया था। उसका कारण हम जानते हैं कि तरह जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से बेरोजगारी दर बढ़ गई थी, उसका कारण भी है होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री था जो जिसपे असर आया था, तो वो समझने की जरूरत है। उसके बाद से देखिए तो कहीं ना कहीं पूरा जो आंकड़ा है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट ले लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी की दर ले लीजिए, हमेशा कम रहा है। लेकिन इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की मैं बैठा हुआ चर्चा कर रहे हैं, यही 2016 में भाई 17% बेरोजगारी किया, 2.4% है। कौन सी त्राहिमाम की हम बात कर रहे हैं? महंगाई की हम चर्चा कर लेते हैं तो पेट्रोल, डीजल, ब्रेड के प्राइस, अगर हम गेहूं की प्राइस बताएंगे तो आपको जमीन छोड़ के यहाँ पब्लिक भाग जाएगी टीवी डिबेट पे। समस्या यह क्या है कि कुछ पार्टियां नैरेटिव को बहुत अच्छी तरह सेट कर रही है, उस नैरेटिव को जमीन तक पहुंचा रही है। मैं इनकी काबिलियत मानूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। काबिलियत यह है कि गलत नैरेटिव को भी सच साबित कर दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कमी हो गई पिछले 1.5 साल से, अमिताभ जी आपने देखा होगा कि वो पीछा कर रहे हैं, एंड नैरेटिव सेट होता उसको काउंटर करने में पूरा जीवन बीते जा रहा है। नहीं भैया यह संविधान खत्म नहीं होगा, नहीं भैया महंगाई ज्यादा नहीं हुई है, नहीं भैया बेरोजगारी नहीं ज्यादा। समस्या क्या है कि काम हो रहा है, लेकिन इसको प्रदर्शन करना होता है, जो बताना होता है, जनता तक पहुंचाना होता है, वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोलैप्स हो चुका है। लेकिन जहां तक अगर हम चर्चा करें कि भाई बड़ा ही स्वर्ण काल था, सोने की चिड़िया हुआ करती थी 2014 के पहले, तो दुर्भाग्यवश हमें अभी याद है, हम छोटे थे भैया, गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी, 3 घंटे खड़े होकर के हमें गैस सिलेंडर मिलता था। हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिफारिश लगा तो टेलीफोन लगा था। और आज हमारे घर में देखिए इंटरनेट में बैठ के चर्चा कर रहे हैं और बैठ के हर जगह से बातें कर रहे हैं। ठीक है संजय राणा, बदलाव ठीक बहुत है, ज्यादा हुआ है, बदलाव को बताने की जरूरत है। और जो विपक्षी पार्टी इनको अपने संजय राणा ने ये दौर देखा कि गैस एजेंसी के लिए सिलेंडर, और हमने वो दौर देखा जब कट्टी लेके हैं और झोला लेके राशन की दुकान पे 6-6, 8-8 घंटे धक्का मुक्की करना है, तब 5 लीटर मिट्टी का तेल और चीनी लेके आए। वो भारत था। इसलिए ऐसा भी स्यापा नहीं करो सब लोग मिलके कि कुछ नहीं है, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। नहीं, तरक्की तो हो रही है, दिख रही है। और तरक्की एक सापेक्ष चीज है मित्र। संपूर्ण तरक्की कहां है? वो कंसेप्ट ही नहीं है। जिसे लोग कहते हैं कि अपराध, मैं कहता हूं आप 0% क्राइम दुनिया के किसी भूभाग में है क्या? कभी रहा है क्या? नहीं ना। अपराध के विरुद्ध कितनी तेजी से आपने एक्शन लिया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर आलोक जी, फिर मूल विषय पे आता हूं। कम से कम 50-60 कार्यकर्ताओं ने हमसे पूछा कि भाई साहब कुछ पता तो लगाओ, अब क्या होगा हम लोगों के साथ, क्योंकि सबने मन से हमको देवतुल्य घोषित कर दिया, तो मतलब क्या है, मोतीचूर के लड्डू वगैरह आएंगे, क्या होगा? क्योंकि कार्यकर्ता तो कल से बिल्कुल आज में ऊपर आसमान नीचे है। वो कह रहा भैया आप सबने कह दिया अग्निहोत्री जी, आप झूठे ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं, क्या
बोले सबने कह दिया, नड्डा जी से लेके चौधरी तक ने बोल दिया कि कसम छोड़ो, कल क्या हुआ, आज से कसम ले तुम्हारी है, तुम्हारे भोकाल चलेगा केवल और रौला टाइट रहेगा। तो कुछ आप डिस्क्लोज करेंगे ताकि लाखों कार्यकर्ता आज की नींद अच्छी ले, उनको लगे कि आज ही दुख की रात है, कल से नया सवेरा है, जलवा जलाल, बिल्कुल कुर्ता में कलफ लगाओ अभी और सवेरे निकल लो बाजार में। आलोक जी। अमिताभ भाई कल सबको हमने बुलाया था, पूरे उत्तर प्रदेश से अपने कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया था, 2,500-3 हजार लोग एक साथ बैठे थे। हमारे जो लोग दिल्ली में हैं वो भी वहां पर आए थे और सबको हमने मोतीचूर का लड्डू खिलाया और उन्हें बताया भी और समझाया भी और दिखाया भी कि कुछ तो रहा होगा, 8.5% वोट घटे तो कुछ तो बात रही होगी, कहीं ना कहीं तो हम गफलत खा गए। एक इतिहास रहा 2014 के बाद से, कोई भी चुनाव हो, शहर में हो, गांव में हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, शानदार जीत हमने अगर इसी उत्तर प्रदेश में दर्ज की है और कैसे भी समीकरण रहे हो उसे हमने तोड़ा हो, तो जाहिर सी बात है अगर उसमें 8.5% वोट कम हो जा रहे हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को ले जाने में कामयाब नहीं रहे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का हाल क्या था सबको पता है, बिजली का हाल क्या था, क्राइम का हाल क्या था, सड़कें किस तरीके से गड्ढे वाली सड़कें थी। आज पूर्वांचल का आदमी भी लखनऊ आना चाहे या दिल्ली जाना चाहे बड़े आराम से जा सकता है, 2-3 घंटे में वो सफर तय कर सकता है। ये परिवर्तन पहले कहां था, आज साफ साफ वो परिवर्तन हमको दिख रहा है। आज जो है अगर कोई बीमार हो रहा है, गंभीर तरीके से बीमार हो रहा है और मुख्यमंत्री निधि से पैसा चाह रहा है तो 2-4 दिन लगते हैं उसका पैसा सैंक्शन हो जाता है। पहले क्या होता था, 2017 के पहले आप पता नहीं किन किन दलालों को आप लगाते थे, तब मुख्यमंत्री निधि से पैसा पास होता था और अधिकतर जगहों पे तो पास ही नहीं होता था। तो ये परिवर्तन तो उत्तर प्रदेश को दिख रहा है, हर कार्यकर्ता को दिख रहा है। इतना कुछ परिवर्तन अगर 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में हुआ है, देश में हुआ है और हम नहीं ले जा पाए, 8.5% वोट हमारे कम हुए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा। ठीक है आलोक जी, बताया समय कम है, ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत दिन नहीं है, 3-4 महीने। अमिताभ जी रुकिए, 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं करेंगे हम लोग, और उसके बाद अगला विधानसभा इलेक्शन जब आएगा बिल्कुल उस दिन भी बाई इलेक्शन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 2,500 आदमी आया ना कल, ये नेता है आलोक बाबू क्या? मैं बात कह रहा हूं गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक जो कार्यकर्ता है क्या, जो 2,500 लखनऊ में आके आपके सभा कक्ष में एंट्री पा लिया, ये वो तो फिर नेता है, खिलाड़ी है। उन 2,500 से सरकार नहीं बन सकती ना। सरकार बनाने के लिए तो कई करोड़ लोग चाहिए। वो करोड़ वाले खामोश क्यों हो गए? मसला ये था 2,500 तो आप एक सीट जीतोगे तब भी आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी की जब 5 सीटें थी कुल, फिर 3 रह गई, तब भी ये अपनी जो सम्मेलन करते थे तो उसमें 1,500 एसयूवी सफेद रंग की तो आती थी क्या? ऐसा थोड़ी ना कि अखिलेश जी अकेले बैठे। संजय राणा गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। लेकिन वो सरकार नहीं बनवा सकते ना 1000 एसयूवी वाले। ये जो 2,500 आए जिनको आपने लड्डू पेड़ा बर्फी खिलाई, ये सेल्फी में व्यस्त रहे, सेल्फी लेके अपना डाल दिया ताकि थोड़ा बहुत भौकाल हो जाए क्षेत्र में है, और इलाके में जाके बताया कि नड्डा जी से बात हुई है, उनने कहा कोई नहीं देखेंगे। यही सब है। मसला ये है कि जो गुरसाईगंज में बैठा है, जो बिधुना में बैठा है, जो खिमसेपुर में बैठा है, और एक बात आई थी कि राष्ट्रवाद का मसला है। एक छोटी सी बात बताता हूं, व्यक्तिगत अनुभव। एक बड़े नेता चुनाव लड़े, संजय राणा, तो उनके चुनाव क्षेत्र में, आलोक जी सुनो, बड़े रोचक किस्सा है भारत के लोकतंत्र का। उनके उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जात का वर्चस्व था, उस जाति के संगठन में एक सज्जन प्रभावशाली थे, तो उन नेता ने कहा भाई इनसे हमको मिलवाओ किसी तरीके से। तो मिलने की बात हो गई, तो वो बड़े नेता उनके घर चले गए माला लेके, और गले में भेंटा भाटी करके माला पहना के बोले भाई लगना है। ठीक है,
उनको भी लगा कि भाई बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है, ये तो द्विपक्षीय लाभ की बात है आलोक जी। ठीक, पहले द्विपक्षीय लाभ देखा जाता, फिर राष्ट्र का निर्माण भी उसी में होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा नेता लड़ रहा है, इससे पैसा क्या लेना। त्रिपाठी जी सुनिएगा, उन्होंने 5, 7, 10 इनोवा लगा दी अपने पैसे से और 20-25 लाख रुपया और लगा दिया। क्या उन्होंने कहा सब आ जाएगा। वो नेता जीत भी गए, सरकार भी बन गई। क्या अब वो छठ बनाएंगे, मिले तो मिलने का टाइम नहीं मिले। खैर किसी तरीके से वो आके मिल लिए, क्या प्रणाम पाती की। सुन लो आलोक जी, ओरिजिनल किस्सा है, टेलीफोन करिएगा तो नाम बता दूंगा, यहां नहीं बताऊंगा। उनने कहा भाई साहब बड़ा अच्छा लगा ऐसा, और अब वो महत्वपूर्ण पद पर भी आ गए। अब वो बैठे, जो फल फ्रूट लाए थे वो दे दिया, गुलदस्ता दे दिया, फोटो खींच गई। तो उनने कहा भाई हमारे लिए साहब क्या आदेश है। तो बोले भाई राष्ट्र को मजबूत करिए। तो फिर उन्होंने 2 मिनट पॉज लेके पूछा कि सर फिर क्या आदेश है। नहीं, देश को आगे बढ़ाना है हम लोगों को। फिर वो खड़े हो गए, फिर खड़े होके पूछा प्रणाम करके कि सर हमारे लिए कोई निर्देश। बोले नहीं, काम करिए राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में शुचिता के साथ काम करिए। क्या वो हमारे पास गिरे आके, बोलो भाई साहब 35 लाख रुपया लग गया है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि यहीं से देश मजबूत करना शुरू कर दूं या एयरपोर्ट से उतरने के बाद देश मजबूत करना है, कैसे करना है, ये नहीं समझ पा रहे हैं आलोक जी। सच्चाई ये है मित्र, और सब पर लागू है ये। क्या सब नेताओं पर लागू है। और मैं समझ नहीं पाया, जो बात मैंने संजय राणा से पूछी थी, वही संगठन मूल है, ये बात सबको पता। क्या अमिताभ भाई बस 1 सेकेंड, फिर इसको 1 सेकेंड। हाँ भैया, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी अलग कलेवर वाली पार्टी है। हमको कलेवर मालूम है। मुझे नहीं, आप एक अच्छी बात है, कहानियों से पूरी पार्टी को आप उस रंग में नहीं समेट सकते। ठीक है, ये पार्टी का हाल है, मान्यवर मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, आपकी ही पार्टी कहानी है। ठीक है, ठीक है, कहा उसके विश्लेषण में नहीं जाओ भाई, वो ठीक नहीं। मैं अभी नाम ले की चर्चा में कभी विश्वास नहीं रखता आलोक जी, वरना ये प्रवासी पक्षी जो कभी किसी पार्टी में टिक कर नहीं रहे हैं, उनके लिए दरवाजे कौन खोलता है? कौन खोलता है उनके लिए दरवाजे? मैं 100 नाम लेके बता दूंगा, और वही बाद में बवाल करते हैं, वही वीडियो जारी करते हैं। ये बदलापुर का वीडियो क्या था? अगर आप भिन्न पार्टी हैं तो बदलापुर वाला वीडियो क्या था आलोक जी? वो कौन है बदलापुर वाले विधायक? हमको बताने की जरूरत है तो मैं बताऊं कहां से आए थे और कौन लाया था। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। उत्तर प्रदेश में आप वैसा हो सकता है कि घटना घट जाए और मेरे संज्ञान में न रहे ना। आप कह देते हो, हम आपकी बात काटते नहीं। आप कहते हो हमारी पार्टी अलग है, अच्छी बात। जोशी जी कहते हैं हमारी पार्टी सबसे अलग है, मैं उनकी मान लेता हूं। त्रिपाठी जी बोलेंगे हम उनकी भी मान लेंगे। आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन मैं वही कहूंगा जो मैंने देखा, पढ़ा नहीं, देखा। जो आदमी मेरे पास गिरा आके मेरे दफ्तर और उसने पूरा किस्सा बताया दुखी मन से, बोला भाई जब मेरे 35 लाख लग गए, मैं तो इसी उम्मीद में था कि कुछ हो जाएगा हमारा भी। तो खैर, कार्यकर्ता नहीं लगा, एक इंप्रेशन है, और उसके पीछे कहा जा रहा कार्यकर्ता को सुप्रीम सम्मान दिया जाएगा। मैं मैकेनिज्म नहीं समझ पा रहा, सुप्रीम सम्मान कैसे दिया जाएगा, क्या होगा? जिलाधिकारियों को कहा जाएगा, एसएसपी को कहा जाएगा, कैसे होगा सुप्रीम सम्मान? भाई सुप्रीम सम्मान के लिए तो शासन से सम्मान होता है, संगठन में तो सबका सम्मान अपने आप ही है। कैसे होगा? एक और दूसरी चीज मुझे जो समझ में आती वो ये आती है कि जब आप अपने दायित्व को नहीं निभाते, और केवल ये चीज मैंने कांग्रेस में भी देखी, इसलिए दोहरा रहा हूं, कांग्रेस का हर नेता
दिन में 3 टाइम खाना खा के सोने लगा, बोला इंदिरा जी हैं, अब हमें काम करने की क्या जरूरत, क्या? तो कांग्रेस रसाताल में चली गई थी। त्रिपाठी जी याद होगा आपको, ठीक? बोले तुमको, बोले हमको क्या करना, इंदिरा जी है ना, इंदिरा तेरी ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, क्या? जनता ऊब गई। वैसे ही भाजपा के जितने भी नेता थे उनमें से अधिकांश ने ये भाव अपना लिया, बोले भाई साहब मोदी जी, योगी जी जीत तो जाएंगे। आप अगर 5 साल तक प्रतिनिधि रहे हैं उस इलाके के और आपने उस इलाके के लिए काम नहीं किया तो जनता आपके साथ कैसे खड़ी हो जाएगी? नहीं होगी ना। जनता के पास तो 5 साल में एक ही अवसर आता है आपकी सीआर लिखने का। इसलिए मुझे लगता है और एक और निर्णायक बात, भाजपा कहती है कि हम अफवाहों का खंडन नहीं कर पाए, जो भ्रम फैलाया विपक्ष ने उसका खंडन क्यों नहीं कर पाए? आप कोचिंग क्लास में पढ़ने में व्यस्त थे? नहीं। आप मौन व्रत थे? नहीं। नींद में थे? नहीं। जागृत थे? फिर क्यों नहीं कर पाए खंडन? खंडन करने के लिए कोई अलग से एजेंसी हायर करनी थी तो वही कर लेते। क्यों नहीं हुआ खंडन? हम मान लेते हैं त्रिपाठी जी और जोशी जी की पार्टी ने भ्रम फैलाया, आपने भ्रम का काट क्यों नहीं किया? और ये सत्य आपको अब समझ में आया कि ये भ्रम फैला रहे। हमको तो अगर हम राजनीति कर रहे होते तो हमें तो पहले दिन पता लग जाना चाहिए था कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। क्यों नहीं आपने उसका काट किया? और अगर नहीं किया तो गलती फिर विपक्ष की नहीं, फिर तो आपकी है। युद्ध में राम रावण युद्ध हुआ तो माया के कला में सिद्धहस्त था रावण, तो वो जितनी माया फैलाता था रघुनंदन उसका काट तुरंत करते थे ना। ऐसा थोड़ी नहीं बोले फैलाने दो, फिर 2-4 रोज बाद हम इसका काट ढूंढेंगे, तब तक तो वो लंका काम हो जाता। युद्ध का तो नियम ही है। इसलिए मैं इस तर्क को नहीं मानता कि हमारे लोगों ने इसका खंडन नहीं किया। क्यों नहीं किया? और आखिरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में राष्ट्र की राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, आज भी ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय जोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के समूचे शिखर नेतृत्व मंडल में, ये जान लीजिए। बाकी नेता सब हैं। तो जिस समय पार्टी को एकजुट होने का संदेश देना चाहिए उस समय ये अलग अलग तीर कमान और तर्कस और बाण थोड़ा कम समझ में आते हैं। संगठन और सरकार मसला ऊंचे नीचे का नहीं है, जो मैं समझता हूं मसला समन्वय का है। संजय राणा ठीक बात है ना, ऊंचे नीचे के चक्कर में उलझना नुकसानदेह है, क्योंकि ऊंचे नीचे की वाली थ्योरी आप दिल्ली नहीं ला सकते ना। कांग्रेस के समय में भी नहीं आई, पंडित जी के समय में, नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय में नहीं आई, इवन वाजपेयी जी के समय में भी नहीं ये चली थ्योरी। एक बड़ा नेता होता है शिखर पर तो होता है, आप कैसे डिनाई कर दोगे उसको? इंदिरा गांधी के समय में और लोग प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन कोई इंदिरा गांधी नहीं था त्रिपाठी जी ना। पंडित जी के समय में तमाम लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वाजपेयी जी के समय में तमाम लोग कांग्रेस के भाजपा के अध्यक्ष रहे, जिना कृष्णमूर्ति भी रहे, वेंकैया नायडू भी रहे। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े हो जाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है मित्र। और वैसे ही आज मोदी जी हैं। क्या भाजपा के कोई अध्यक्ष नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के से आगे चला जाएगा? नहीं ना। और राजनीति में तो एक ही नपना है, लोकप्रिय कौन कितना। इसके अलावा सारी बातें किस्सा कहानी है। आलोक वर्मा जी, किसके चेहरे पर लोग चुनाव जीत रहे हैं और कौन अपना चुनाव भी नहीं जीत पा रहा, बस इन्हीं के बीच में सियासत घूमती है, ये समझ लीजिए। धन्यवाद।